दोस्तों, आप सबने 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मासूम लड़की का बुरी तरह रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो इंसान और इंसानियत को शर्मसार करती है। आज की कहानी में एक 27 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा हैदराबाद सहम जाता है। तो आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ और कौन था इस घिनौने अपराध के पीछे? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर शादनगर से, जहां पर प्रियंका रेड्डी नाम की एक जानवरों की डॉक्टर रहती थी। प्रियंका रेड्डी की उम्र करीब 27 साल थी। वैसे तो प्रियंका का घर शादनगर में था, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के लिए घर से करीब 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद जाया करती थी। और क्योंकि इनको हर रोज ड्यूटी पर जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, तो इन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी और इसी से हर रोज ये आया जाया करती थी। जिस रास्ते से प्रियंका हर रोज जाया करती थी, उसके बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता था। क्योंकि उनके घर से क्लिनिक की दूरी बहुत ही ज्यादा थी और इतनी दूर तक स्कूटी से चलने में इन्हें दिक्कत आती थी, इसलिए अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा पर ही पार्क करके वहां से ये कैब मंगा लेती थी और चली जाती थी। ये प्रियंका का डेली रूटीन था। अब हर दिन की तरह 27 नवंबर 2019 का दिन आया। इस दिन भी प्रियंका घर से टोल प्लाजा पर गई, वहां पर गाड़ी पार्क की और कैब से क्लिनिक चली गई। 27 नवंबर को प्रियंका का एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। जिनको नहीं पता, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन की बीमारियों में एक्सपर्ट होता है। प्रियंका को भी किसी तरह की स्किन की बीमारी थी, इसलिए उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। इसीलिए अपने क्लिनिक में काम खत्म करने के बाद प्रियंका डर्मेटोलॉजिस्ट को अटेंड करती है और वहां पर चेकअप कराते कराते इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। वैसे प्रियंका ने घर में पहले ही बता रखा था कि आज इनका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, इसलिए इन्हें घर आते आते देर होगी। तो अपना सभी काम खत्म करके प्रियंका रात के 9:18 पर टोल प्लाजा पर पहुंचती है अपनी स्कूटी लेने के लिए। जब प्रियंका स्कूटी लेने पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी स्कूटी का टायर पंचर है। अब प्रियंका थोड़ा सा घबरा जाती हैं, क्योंकि एक तो रात का समय, ऊपर से रोड भी सुनसान थी। उस रोड से ट्रक के अलावा और कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रोड पर ये इकलौती लड़की थी। आसपास खड़े सभी लोग इन्हें घूरे जा रहे थे। प्रियंका अपनी पंक्चर स्कूटी के साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। तभी वहां पर एक 26 साल का मोहम्मद आरिफ, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, वो प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। प्रियंका को ये लड़का सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो मदद के लिए मना कर देती है और आरिफ वहां से चला जाता है। और क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और रोड भी सुनसान थी, इसलिए अब प्रियंका को डर लगने लगता है। प्रियंका 9:22 पर अपनी बहन को कॉल करती है और बोलती है कि मेरी स्कूटी पंचर हो चुकी है और आसपास मदद के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ पर मैं अकेली खड़ी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब प्रियंका की बहन प्रियंका को बोलती है कि तुम अपनी स्कूटी को वहीं पर छोड़कर किसी से लिफ्ट मांगकर घर आ जाओ, हम स्कूटी को कल देख लेंगे। लेकिन प्रियंका स्कूटी को यहाँ पर छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले लड़के के जाने के बाद अब प्रियंका की मदद के लिए एक और लड़का वहां पर आता है। इस लड़के का नाम जोलू शिवा था। ये प्रियंका के पास आता है और मदद के लिए बात करता है। प्रियंका को ये लड़का थोड़ा सही लगा और उसे लगा कि उसकी मदद कर सकता है। प्रियंका उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है और प्रियंका उसे अपनी स्कूटी दे देती है। फिर शिवा उस स्कूटी को लेकर पंचर के लिए ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जोलू शिवा स्कूटी को लेकर वापस आता है और प्रियंका को बोलता है कि पंक्चर की दुकान बंद है और बोलता है कि यहीं से कुछ ही दूरी पर एक पंक्चर की दुकान है। अगर तुम चाहो तो हम स्कूटी को ट्रक में डालकर पंचर बनाने के लिए दुकान पर ले जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका स्कूटी को ट्रक में डालने की बात सुनकर उसे मना कर देती है। मना करने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। इन सभी चीजों के दौरान प्रियंका की बहन अभी तक कॉल पर ही थी और वो सभी बातें सुन रही थी। प्रियंका ने अपनी बहन को 9:22 पर कॉल लगाया था और अब 9:44 हो रहे थे। और तभी अचानक से प्रियंका का कॉल कट जाता है। प्रियंका की बहन कुछ देर तक तो वेट करती है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद उसका कॉल नहीं आता। तो कुछ ही देर बाद ये वापस उसे कॉल लगाती है, लेकिन इस बार प्रियंका का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहन को लगा कि प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया होगा और कुछ ही देर बाद वो टैक्सी से घर आ जाएगी। घर वाले ऐसे इंतजार करते रहे
और अब धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं और प्रियंका अब तक घर नहीं लौटी। अब घर वालों को फिक्र होने लगी। प्रियंका की बहन को ये तो पता था कि प्रियंका की बाइक टोल प्लाजा पर रखी है और हो सकता है कि वो वहीं पर होगी। अब वो अपनी गाड़ी लेकर प्रियंका को देखने के लिए टोल प्लाजा पर चली जाती है। अब क्योंकि प्रियंका टोल प्लाजा पर हर रोज एक फिक्स जगह पर अपनी स्कूटी पार्क करती थी, इसलिए उसकी एक पार्किंग प्लेस थी। जब उसकी बहन उस पार्किंग प्लेस पर जाती है तो उसे ना ही वहां पर स्कूटी मिलती है और न ही प्रियंका। अब घर वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अब प्रियंका की बहन डरते हुए भागकर नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पुलिस स्टेशन जाती है। पता नहीं कभी कभी हमारी पुलिस कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर सच में खून खोल उठता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जब प्रियंका की बहन साइबराबाद पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखने के लिए जाती है तो वहाँ की पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन पूछती है जहाँ पर प्रियंका गायब हुई थी। जब प्रियंका की बहन पूरा एड्रेस बताती है तो साइबराबाद की पुलिस बोलती है कि हमें माफ कीजिए क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता। आप प्लीज शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाइए और वहां जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कानून कहता है कि तुम पहले लोगों की मदद करो और फिर अपना एरिया देखो। अब प्रियंका की बहन भागी भागी शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर सारी बातें बताती है कि कैसे प्रियंका की स्कूटी का टायर पंक्चर हुआ और कैसे बात करते करते उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब वो पुलिस को बताती है। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ टोल प्लाजा पर जाती है और वहां पर प्रियंका को ढूंढती है। और उधर प्रियंका की फैमिली भी बाकी रिश्तेदारों को कॉल करके प्रियंका के गायब होने की बात बताती है। सब लोग मिलकर प्रियंका को रात भर ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन अगले दिन यानी कि 28 नवंबर 2019 की सुबह टोल प्लाजा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है चट्टनपल्ली। यहाँ पर एक दूध वाला एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर एक जली हुई चीज दिखती है। जब उसने उसे पास से जाकर देखा तो वहां पर एक जली हुई लाश थी जिसे देखकर वह घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। अब तुरंत वहां पर शमशाबाद पुलिस आई। जब पुलिस लाश को देखती है तो पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती कि लाश किसकी है क्योंकि लाश पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस का सबूत के तौर पर लाश के पास से जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी की मूर्ति मिलती है। प्रियंका की बहन ने पुलिस स्टेशन में पहले ही प्रियंका का सारा हुलिया बता रखा था तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये लाश प्रियंका की ही है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस प्रियंका की फैमिली को वहां पर बुलाती है। फैमिली वहां पर जाती है और लाश के आसपास से मिली सारी चीजों को देखकर वो प्रियंका की पहचान कर लेते हैं। प्रियंका की हालत देखकर उसके परिवार की चीखें निकल जाती हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। अब पुलिस लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ है और गला घोटने से उसकी डेथ हुई है और इनको मारने के बाद केरोसिन से ऑयल डालकर जला दिया गया है। अब लोगों को ये खबर पता चलती है कि किसी ने एक लड़की का रेप करके उसे जला दिया है तो लोग इस बात को सुनने के बाद आग बबूला होने लगते हैं और लोगों का एक बड़ा काफिला सड़कों पर उतर जाता है और प्रदर्शन करने लगता है। अब धीरे धीरे पूरा देश दोषियों को पकड़ने की मांग करने लगा। अब पुलिस को भी समझ में आ गया था कि ये केस कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब पुलिस सख्ती से जांच करना शुरू करती है और टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। अब पुलिस को यहाँ पर एक बड़ा सबूत मिलता है। पुलिस को कैमरे में 4 लोग दिखते हैं जो एक ट्रक के पास खड़े थे, जिन्हें देखकर ही पुलिस को उन पर शक होना शुरू हो जाता है। अब पुलिस उनके ट्रक का नंबर लेती है और ट्रक के ओनर को कॉल करके पूछती है कि 27 नवंबर को ये ट्रक किसके पास था और इसका ड्राइवर कौन था। ट्रक का ओनर बताता है कि 27 नवंबर को ये ट्रक मोहम्मद आरिफ के पास थी और वही इसका ड्राइवर था। पुलिस अब आरिफ की तलाश में लग जाती है और जल्दी आरिफ को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उससे उन 3 लोगों के बारे में पूछा जाता है। आरिफ उन तीनों का नाम बताता है जिनका नाम था जोलू शिवा, नवीन और चिंता कुंटू। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस पर कई सारे सवाल उठते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करती है, लेकिन इस बार पुलिस ने ये काम पूरी ईमानदारी से किया था क्योंकि 27 नवंबर को कांड हुआ, 28 नवंबर को बॉडी मिली और 29 नवंबर के आते आते चारों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे। अब पुलिस चारों अपराधियों को शमशाबाद पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचती है, लेकिन क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया था कि चारों अपराधी पकड़े जा चुके हैं और अगर अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन पर ही लोग हमला कर देंगे, इसलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर चारों अपराधियों को
90 किलोमीटर दूर चेरापल्ली पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहीं पर बंद कर देती है। पुलिस 2 दिसंबर को कोर्ट से उन अपराधियों से पूछताछ करने की परमिशन लेती है। अब पुलिस को कोर्ट से 10 दिनों की परमिशन मिल जाती है। इन तीनों से पूछताछ करने के लिए पुलिस 4 दिसंबर से पूछताछ शुरू करती है। अब ये चारों खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर एक समय आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बताते हैं कि 26 नवंबर को ये अपने ट्रक को लेकर टोल प्लाजा पर गए थे। इन्हें अभी पता ही नहीं था कि ट्रक के माल को कहां पर लोड करना है, इसलिए ये लोग टोल प्लाजा पर ही इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान 27 नवंबर को प्रियंका अपनी स्कूटी को लेकर टोल प्लाजा पर आती है और उन्हीं के ट्रक के पीछे अपनी स्कूटी को पार्क करके प्रियंका टैक्सी से क्लिनिक को चली जाती है। जब इन्होंने प्रियंका को देखा तभी इन्होंने मन बना लिया था कि ये लोग प्रियंका के साथ कुछ गलत करेंगे। अब ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत जो लोग नवीन प्रियंका की स्कूटी का टायर पंक्चर करते हैं और अभी चारों दरिंदे प्रियंका के आने का इंतजार करते हैं। और इस दौरान ये चारों नशे में धुत थे और फिर 9:18 पर प्रियंका वहां पर आती है और अपने स्कूटी का टायर पंक्चर देखकर घबरा जाती है। और इसी बीच वहां पर आरिफ मदद करने के लिए जाता है, लेकिन प्रियंका आरिफ की मदद के लिए मना कर देती है। और तभी प्रियंका अपनी बहन को कॉल करती है और फिर 9:44 पर कॉल कट हो जाता है। और इससे पहले की स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस समय रोड पर ज्यादा हलचल भी नहीं थी और रोड पूरी तरीके से सुनसान थी। अब मौके को देखकर चारों दरिंदे मिलकर बेचारी प्रियंका को खींचकर पास की झाड़ियों में ले जाते हैं और वहां उसके साथ गैंग रेप को अंजाम देते हैं। और हद तो तब हो गई जब प्रियंका चिल्लाने लगी तो इन दरिंदों ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जब दरिंदों का काम खत्म हो गया तो इन चारों ने मिलकर प्रियंका का गला घोटकर उसे मार दिया। अब इन्होंने मर्डर तो कर दिया था, लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो इन्होंने लाश को एक कंबल में लपेटकर उसे ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रख दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि लाश को किसी सुनसान जगह पर जाकर जला देंगे। इसके बाद 2 लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और 2 लोग स्कूटी में हवा डलाकर ट्रक के आगे आगे चलने लगते हैं। वो ट्रक को किसी तरीके से एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जबकि वो 2 लोग जो स्कूटी पर सवार थे उनका काम ये था कि वो लोग पेट्रोल लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंचे। जब वो 2 लोग स्कूटी को लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला वर्कर उनको बोतल में पेट्रोल देने से मना करता है। तो अब ये दोनों स्कूटी को लेकर वहां से चले जाते हैं, मगर ये दोनों पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। ये दोनों जाकर उनको बताते हैं कि बोतल में पेट्रोल नहीं मिला। इसके बाद वो ट्रक में से एक स्टोव निकालते हैं और उसमें से केरोसिन ऑयल को निकालते हैं और प्रियंका की लाश को फ्लाईओवर के नीचे केरोसिन ऑयल डालकर उसे जला देते हैं और फिर ये दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस इनकी सारी बातों को सुनकर उस जगह पर जाती है जहां इन्होंने प्रियंका की स्कूटी को छुपाया था और वहां पुलिस को उसकी स्कूटी भी मिल जाती है। वहां से स्कूटी को लेने के बाद अब पुलिस चारों को लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर इन्होंने लाश को जलाया था। लेकिन वहां जाने के बाद ये चारों लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इन चारों में से आरिफ और चिंता कुट्टा पुलिस की बंदूकें छीनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और बाकी के 2 लोग जमीन से पत्थर उठाते हैं और पुलिस पर हमला करने लगते हैं और वो चारों वहां से भागने लगते हैं। पुलिस पीछे से इन्हें काफी आवाजें लगा रही थी कि अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, लेकिन ये पुलिस की एक नहीं सुनते और ऐसे ही भागते रहते हैं। और अब पुलिस मजबूरन उन पर गोलियां चलाती है और उनका एनकाउंटर कर देती है। जब सभी लोगों को ये पता चलता है कि इन चारों अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर पुलिस की तारीफें करते हैं। खैर, पुलिस ने इस केस को सिर्फ 10 दिनों में सॉल्व कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। दोस्तों, प्रियंका के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। इस पूरे मामले में एक बात जो ध्यान आकर्षित करती है वो ये कि डॉक्टर प्रियंका डरी हुई थी और वो बार बार अपनी बहन से यही कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, लोग उसे घूर रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। इस भय में जीने वाली अकेली प्रियंका ही नहीं बल्कि हर लड़की इस भय के साथ सड़कों पर उतरती है कि लोग इसे गंदी निगाहों से घूर रहे हैं। निर्भय होने या निर्भय बनने का कोई अवसर ये समाज महिलाओं को नहीं देता। प्रियंका भी इसी भय के साथ दुनिया को छोड़ गई। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका रेड्डी मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे इस नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।